स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोग या तो फार्मेसी पढ़ रहे हो या तो एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हो। आप किसी भी तरह से फार्मा प्रोफेशंस के साथ जुड़े हुए हो और आपको अपने करियर एंड प्रोफेशन को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द करंट ट्रेंड दैट एग्जिस्टिंग इन द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री की केस स्टडी से ही हमें पता चलता है कि ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव हो रही है और हमें अपने आप को किस तरह से पोजीशन करना चाहिए। अगर हम इस तरह की स्ट्रेटेजिक एक्शंस नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ बड़े मूव्स को मिस कर जाते हैं और हम एक कन्वेंशनल वे से ही चलते हैं और एक ग्रोथ जो पेस से मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता है। तो आज की जो ये केस स्टडीज है वो हम जाइडस is one of the leading pharmaceutical industry not only in India but is also across the world। globally भी ये एक बहुत बड़ी और अच्छी फार्मा कंपनी है। तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है अभी वो किस डायरेक्शन में सोच रही है, जाइडस की जो थॉट प्रोसेस और वो सोच किस डायरेक्शन में रही है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझेंगे तो हम अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करके जाइडस की तरफ और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए हम रेडी हो सकेंगे और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए और स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। और ये जो रिसोर्स जहाँ से लिया है, दैट इज ए इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द जाइडस अगस्त 2024। मतलब अभी ये रिसेंट डेटा है, जो भी है वो यहाँ पे। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके फार्मेसी के स्टूडेंट्स अपने करियर में ये नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। जाइडस की जो करंट सिचुएशन है, करंट पोजीशन है, उसको देखिए। इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी। 2024 में उसका रेवेन्यू टोटल $2.35 बिलियन का माल उसने बेचा है। उसमें से 27% उसका प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब ईबीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीज़ों को हटा के $650 मिलियन का उसने एक अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट किया है। Okay, the another important thing is $158 million they are spending on the research। मतलब जाइडस is a research intense company। तो अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हो तो जाइडस को आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। ओके, दिस इज द वन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो अगर हम उसकी ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, 46% वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 46 रुपीज़ कमिंग फ्रॉम द यूएस मार्केट और 40 रुपीज़ अबाउट कमिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट। अब ये जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। यूएस जाते हो तो जाइडस के साथ में जुड़ के यूएस में भी आप अपना काम कर सकते हो। दैट इज़ द वन वे, क्योंकि जाइडस इज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन यूएस मार्केट। दूसरा, अगर मान लो कि ये IM मतलब ये जो एक ऐसे कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट वाले जो कंट्रीज है, वहाँ पे भी उसके शेयर्स अच्छे खासे हैं। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। ओके, तो अभी जो जाइडस का एक्सपेंशन वो बहुत से इमर्जिंग मार्केट में भी करेंगे। तो आपके पास एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में भी आप काम कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अभी जाइडस इन फ्यूचर दे माइट बी एक्सपेंड टू ऑल अदर कंट्रीज और अपनी बहुत बड़ी प्रेजेंस वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो जिसको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो वो इमर्जिंग मार्केट में इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग मैनेजर के फॉर्म पे भी जा सकते हैं। ओके, ये कुछ ओवरव्यू की बात हुई। इससे हमें कुछ इतनी खास इंसाइट्स नहीं मिल रही है, लेकिन जब आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का विजन किस डायरेक्शन में थिंक कर रहा है। दिस इज अ करंट प्ले और दिस इज अ फ्यूचर पाइपलाइंस। तो मान लीजिए कि आपको अगर ग्रो करना है समय के साथ तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक इन ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अभी वो जेनरिक में काम कर रहे हैं,
वैक्सीन्स एंड बायोसिमिलर्स की तरफ अभी उसका ज़्यादा झुकाव है, लेकिन आने वाले समय में NCAs मतलब न्यू केमिकल एंटिटीज़ और न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप आने वाले समय में बायोफार्मास्यूटिकल्स पढ़ते हो या तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो ड्रग डिज़ाइनिंग, ड्रग डेवलपमेंट, मेडिसिनल केमिस्ट्री या तो आप बायोफार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के ये नोवेल एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेशंस मतलब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो, तो आपका फ्यूचर आने वाले समय में इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली कॉम्पिटिशन्स बड़ी है और रिलेटिवली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम है, पैसे कम कमा सकते हैं। अगर आप 100 रुपये की चीज़ बेचते हो तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होने के बाद दे फोकस ऑन दिस एरियाज। तो आप एज ए फार्मासिस्ट ये सोच सकते हो कि आपकी थॉट प्रोसेस भी ये डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, नहीं कि कन्वेंशनल फार्मास्यूटिक्स पढ़ने के बाद यू कैन फोकस ऑन द कन्वेंशनल जो मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे देखो। ओके, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंसाइट्स है। अभी आप मैनेजमेंट में मार्केटिंग या तो बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ थिंक कर रहे हो, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन फार्मा कंपनीज का। और दूसरा रिसर्च की तरफ, ऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर फोकसिंग इन द रिसर्च ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल की तरफ जाना चाहता है। आपको एक इंसाइट्स मिल रही है कि मुझे बायोफार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी या तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डायरेक्शन में आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अभी उसके जो करंट NCs के बारे में बात करें, न्यू केमिकल एंटिटीज, ओके, जो जाइडस अभी कहाँ पे रिसर्च कर रही है और उसका बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में है। ये मेडिकेशन प्राइमरीली अभी हम क्लिनिकल नहीं पढ़ रहे, लेकिन दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दिस मेडिकेशन, तो ये यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक में मैंने इसका एक PDF अटैचमेंट में दिया है। आप उसको पढ़ोगे तो उसके क्लिनिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, हाउ दिस मेडिकेशन इज वर्क एंड व्हाट द यूजर केसेस ऑफ दैट मेडिकेशंस। पर अभी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम से समझाऊं तो ये जो मेडिकेशन है दैट इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, ट्राइग्लिसराइड और फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है और HDL की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। उससे होता क्या है, अभी आज के युग में सबसे बड़ी अगर कोई चैलेंज है तो वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर। खाली डायबिटीज अकेला नहीं है, डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बट ओबेसिटी, PCOD, फैटी लीवर, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी से होते हैं और मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी लीडिंग टू द अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स, हार्ट फेल्योर, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो मेजोरिटी ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस का जो मेन रूट कॉज है वो मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी है। उसका एक रीजन आपको यहाँ से पता चल सकता है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब जो फैटी लीवर जिसको हम बोलते हैं, और लीवर डिसऑर्डर्स, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये अभी के समय की सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर आप US जैसे देश में देखोगे तो ओवर 5% ऑफ द US अडल्ट पॉपुलेशंस आर इन द प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज। अल्कोहल जो दारू नहीं भी पीते हैं उसको भी फैटी लीवर की रिस्क बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज। ये जाइडस जो अपनी सेरोग्लिटिजार के बारे में उसका प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग किस तरह से है। दूसरा जो प्रॉब्लम है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, तो ये जो बाइल डक्ट एंड बिलियरी की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को भी मैनेज करने में मदद करता है और ये MASH मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस में भी मदद करता है। ये थोड़ी सी रेयर कंडीशन है लेकिन दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन लिवर डिजीज वाली। 27 बिलियन
बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा बाय द टाइम ऑफ 2020। देखिए, तो अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ, ये आपको एक इंडिकेशन बता रहा है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ रिसर्च के लिए अगर आप फार्मेसी के रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं तो थिंक कीजिए, वहां पे एक बड़ा स्कोप है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और बहुत सारी डिजीज कंडीशंस यहाँ से जनरेट होती है। अगर आप कंपनी के इस तरह की प्रेजेंटेशंस को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको करंट ट्रेंड और कंपनी किस डायरेक्शन में सोच रही है वो सोच आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मेडिकेशंस का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये न्यू केमिकल एंटिटी के अंडर में आता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे ये डिजीज कंडीशन का मार्केट साइज छोटी है, 1.7 बिलियन डॉलर ही है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के लिए, लेकिन ये ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन में आता है। ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? जो रेयर डिजीज कंडीशन है उसका मतलब ये होता है कि वहां पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है, तो मैं अगर ड्रग बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा वहां पे कोई पेशेंट मुझे नहीं मिलेंगे। उसका मतलब मैं अपनी रिसर्च का खर्चा भी उसमें से नहीं निकाल सकता हूँ, उतने पैसे में वहां से नहीं बना सकता। इसीलिए हर एक पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट्स क्या करती है कि इस तरह के जो ऑर्फन डेजिग्नेटेड जो डिजीज कंडीशन ड्रग्स होते हैं, वहाँ पे जो इनोवेटर्स है उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च की कॉस्ट और वो उसका इंस्पिरेशन को मेंटेन कर सके। तो ये ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन में भी फॉल होता है और फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन में भी फॉल होता है। तो उसकी जो रेगुलेशन प्रोसेस है वो भी फास्ट क्लियर हो जाती है ये डायरेक्शन में। और दूसरा जो MASH है वो उसका बल्क मार्केट है, मतलब इज अ ह्यूज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आप कभी भी कोई रिसर्च आइडिया के बारे में सोचते हो तो ऑलवेज उसकी कॉमर्शियल एडिशन एंड कॉमर्शियल वैल्यू के बारे में भी सोचना जरूरी है ताकि आपका रिसर्च है वो मोर कॉमर्शियली वायबल भी हो सके। ठीक है। दूसरा ऐसा सिमिलर सब्सटेंस के बारे में न्यू केमिकल एंटिटी की कैटेगरी में अगर हम देखें तो डेज़िडस्टेट, ये मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में। मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है वो होती है एनीमिया की। एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन सीकेडी में क्यों होती है? क्रोनिक किडनी डिजीज में अपनी जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं करती है। अगर एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो एरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन मेरो को स्टिमुलेट करने के लिए। अब बोन मेरो स्टिमुलेट नहीं होगा, बोन मेरो स्टिमुलेट नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी नहीं बनेंगे तो पेशेंट को एनीमिया होगा। अब एनीमिया के पेशेंट में थकान होना और उसको जो सांस फूल जाना, काम नहीं कर पाना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं। ओके, और उसकी वजह से उसके जो अगर सीकेडी का पेशेंट है तो हार्ट की भी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो ये एक विशियस साइकिल जैसा हो जाता है। ओके, और हार्ट डैमेज हुआ तो फिर किडनी भी और डैमेज होगी और अल्टीमेटली पेशेंट की सिचुएशन डिटोरिएट हो जाती है। इसीलिए किडनी के जो प्रॉब्लम्स है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, वो भी आज दुनिया में बहुत रेट से बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीजेस के मेजर प्रॉब्लम्स है वो मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ है और दूसरा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो 17% प्रिवलेंस ऑफ सीकेडी पेशेंट्स इन इंडिया इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। ओके, अगर चाइना में देखें तो 132 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो जाइडस इज डूइंग रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब रिसर्च की जो इंस्पिरेशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको अटैचमेंट में तो दिया है पर लेमन भाषा में समझाता हूँ। एक होता है फिजियोलॉजिकल, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, मतलब पहाड़ों में रहते हैं। तो पहाड़ों में जनरली ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अब ऑक्सीजन का कम लेवल होता है उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगर हाइपोक्सिया की सिचुएशन में बॉडी अपने आप फिजियोलॉजिकली कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है और वो आरबीसी की प्रोडक्शन को प्रमोट करते, तो वो ज़्यादातर रेडिश दिखेंगे क्योंकि उसमें आरबीसी नॉर्मल इंडिविजुअल से थोड़े ज़्यादा हो। अब यही आइडिया, यही थॉट प्रोसेस को लेके ये ड्रग बनाया है हाइपोक्सिया रिस्पॉन्सिस करके। क्योंकि हाइपोक्सिया रिस्पॉन्सिस करके उसने ये जो सिचुएशन को स्टिमुलेट किया और वहाँ से वो बॉडी इस तरह से सेंस करती है जैसे हाइपोक्सिया वाले पेशेंट जो सेंस करते हैं और बोन
बोन मेरो को स्टिमुलेशन मिलता है एंड बोन मेरो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आरबीसीज। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को देखने के लिए आप अटैचमेंट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे तो यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग। ये किसके लिए है? जो हेल्थ साइंस के बच्चे हैं या तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उसको पढ़ने की जरूरत। पर ये समझना जरूरी है कि जो अभी इंडियन फार्मा कंपनी पहले एक जेनरिक फॉर्म में थी, वो अब नाउ दे आर मूविंग टू द रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज। इसीलिए हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए और रिसर्च इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक अगर आपने फार्मा विजन की क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन द माई फार्मा विजन क्लब एंड यू कैन अपडेट योर सेल्फ विद द करंट ट्रेंड एंड फ्रॉम दैट point onwards you can make your career decisions and that can transform your life। अगर आपने अभी तक ये वीडियो भी नहीं देखी है कि 10 essential skills required, तो ये भी जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। Then you can subscribe and like the video buttons